नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन प्रदेश के इस मंच पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले क्लास में अनुच्छेद 19 पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं किए थे और उसी तरह आज के क्लास में हम लोग अनुच्छेद 13 पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे और जानेंगे आखिरकार ये अनुच्छेद 13 है क्या। इन तमाम जानकारी को हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग एक स्टोरी को सुनते हैं। स्टोरी कुछ यूं ही है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक संसद होती है, एक सुप्रीम कोर्ट और एक और पॉइंट हम लिख लेते हैं, इसका नाम है आर्टिकल 13, जिस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और अगर हम संसद की बात करूं तो संसद की दो पार्ट होती हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। और इस लोकसभा में जो सदस्य बैठते हैं ये निर्वाचित होते हैं, यानी इसमें बैठे सदस्य का निर्वाचन हम और आप जैसे आम जनता करते हैं और इसे निर्वाचित करके लोकसभा में बैठाते हैं। और वर्तमान में इसकी संख्या जो है 543 है। और वही राज्यसभा की बात करूं, राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य बैठते हैं। और याद रहे, ये जो 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं इसका निर्वाचन हम और आप नहीं, बल्कि हम और आप जिसे निर्वाचित करके संसद में बैठा है, विधानसभा में बैठाते हैं, वो इसका निर्वाचन करते हैं। जैसा कि विधायक, अगर हम बिहार की बात करूं, बिहार की विधायक इस संसद का निर्वाचन करके इस सदन में बैठाते हैं। और इसमें 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जिसको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करके इस सदन में बैठाया जाता है। और ये दोनों सदन मिलकर विधि का निर्माण करते हैं, विधि का निर्माण करते हैं जिसे कानून भी कहा जाता है। और विधि का निर्माण होने के बाद इस पर अंत में राष्ट्रपति साइन करते हैं। यह हुआ संक्षिप्त वर्णन। इसका अगर हम विस्तार पूर्वक चर्चाएं करूं तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम लोग थोड़ा इसे संक्षिप्त में जानें, आखिर कोई विधि बनता कैसे है। एक बात समझिए, आप बोलिएगा कि ये सही बात बताने की क्या जरूरत थी, थोड़ा धैर्य बना के रहिए। थोड़ा सा और हम लोग इस पे चर्चाएं करते हैं। इस संसद और सुप्रीम कोर्ट को समझने के लिए हम लोग एक कहानियां के थ्रू इसे समझने का प्रयास करते हैं। कहानियां है सास और बहू की, और सास और बहू की कहानियां से आप लोग वाकिफ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जो संसद होती है वह बहू का रोल अदा करती है, वही सुप्रीम कोर्ट सासू माँ की। और सासू माँ और बहू की कहानियां क्या हो सकती है, आप लोग जरा इस पर विचार करें, तब तक हम बताते हैं। जो बहू होती है इसके लिए घर में बहुत सारा नियम होता है, जैसे कि सुबह उठ के स्नान करना, उसके बाद पूजा पाठ करना, पूजा पाठ करके जो किचन होता है उसमें प्रवेश करना, उसके बाद भोजन बनाना। अगर किसी दिन ऐसा ना हो तो सासू माँ क्या कर सकती है वो आप लोग सोच लीजिए। उसी प्रकार मान लीजिए किसी दिन बहू बहुत अच्छे प्रकार की भोजन बनाई, दाल चावल सब्जी पापड़ जो भी हो आप सोच सकते हैं, सोच लीजिए। अब उस खाना का जो पहला स्वाद है वो कौन चखेगा, वो चखने का काम करेगी सुप्रीम कोर्ट यानी सासू माँ। सासू माँ जैसे चखी, उसे लगा दाल में हल्दी ज़्यादा पड़ गया, दाल को हटा दो। उसके बाद वो भुजिया चखी, भुजिया में नमक कम है, इसको साइड करो। तमाम प्रकार उसे जो भोजन सामग्री अच्छा नहीं लगा उससे वह हटाने लगी। उसी प्रकार मान लीजिए संसद कोई कानून का निर्माण किया और वह कानून अगर हमारे मूल अधिकार को कम कर रही है, उसे शून्य कर रही है, तो उस कानून को हटाने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है। अब आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार किसने दिया, तो आपको हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार यानी सासू मां को यह अधिकार आर्टिकल 13 दिया है। यानी ऐसा कानून या ऐसा विधि
जो कि संसद द्वारा निर्माण किया गया हो और वह कानून हमारे मूल अधिकार को खत्म कर रही हो, समाप्त कर रही हो या शून्य कर रही हो, तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट को हटाने का अधिकार है और यह अधिकार आर्टिकल 13 देती है। दूसरे शब्दों में हम बोले तो ये जो आर्टिकल 13 है यह मूल अधिकार का रक्षा कवच है। यानी मूल अधिकार का रक्षा कौन करता है? तो मूल अधिकार का रक्षा आर्टिकल 13 करती है। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग सास बहू की कहानियां के माध्यम से आर्टिकल 13 को समझ लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था आर्टिकल 13। अब हम लोग आर्टिकल 14 पर भी विचार कर लेते हैं। आर्टिकल 14 पर विचार करते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसके बिना बहुत कुछ हो सकती है विचार के। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष यानी विधि के समक्ष जो भी हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बलवान हैं, पैसे वाले हैं, कुछ भी हैं, कानून के समक्ष आप सब बराबर हैं, एक्सेप्ट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य और विधान मंडल के जो सदस्य हैं उनको छोड़कर कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। आजकल होता क्या है, जो हमारा समाज है या आपका समाज है, इसमें कुछ बलवान होते हैं। बलवान पैसे के संदर्भ में बोल सकते हैं, शरीर के संदर्भ में बोल सकते हैं। ये बात उसको लगता है कि हम समाज के सबसे बड़े आदमी हैं और उसे ऐसा लगता है कि हम समाज के बड़े आदमी होने के तहत हम किसी को भी दबा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। किसी का कुछ छीन सकते हैं, किसी से कुछ हथिया सकते हैं, उनकी संपत्ति को छीन सकते हैं, ऐसा उसको लगता है। क्यों? बिकॉज स्कार्सिटी ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी के कारण वह ऐसा सोचते हैं कि हम समाज के अपने से नीचे कोई भी इंसान को आसानी से दबा सकते हैं। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। करते भी नहीं, ऐसा करने का प्रयास करते हैं और कहीं कहीं कर भी देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगला को उसका अधिकार पता नहीं होता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। इसलिए याद रखिए, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप छोटे हैं या बड़े हैं, नो मैटर, आप कानून के सामने बराबर हैं। इसलिए अगर आप सही हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये भाव मन से निकाल दीजिए कि अगर हम बलवान हैं तो छोटा सा इंसान को दबा सकते हैं। ये आपकी गलत फहमी है और इस गलत फहमी से आपको दूर होनी चाहिए। ये हम नहीं, ये हमारे संविधान में अच्छी तरह से लिखा हुआ है। कानून के समक्ष समानता, एक सुंदर सी लाइन लिखा हुआ है। कभी मौका मिले तो जाकर पढ़ लीजिएगा। आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं क्योंकि क्लास लंबा हो चुकी है और आज की इस क्लास में हम लोग दो आर्टिकल्स को पढ़े हैं, एक आर्टिकल 13, एक आर्टिकल 14, जिसको हिंदी में अनुच्छेद बोला जाता है। आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। इजाजत से पहले अगर हमारी बातों से किसी को तकलीफ हुआ हो तो माफ़ कीजिएगा। हम किसी व्यक्ति के बारे में चर्चाएं नहीं कर रहे हैं, हम जो अनुच्छेद में लिखा हुआ है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और समाज के बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो ये सब चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होते हैं, नहीं जानते हैं, तो उसे मेरा जो मेन मोटिव है उसे समझाना है। तो अगर हमारी बातों से किसी को तकलीफ, किसी को दिक्कत, तो माफ़ी चाहूँगा और हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, प्रणाम।